इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 1, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। इसमें है इस अध्याय की लाइन टू लाइन व्याख्या। हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के साथ अपने रोमांचक अनुभवों का बहुत आनंद लिया होगा। इसमें हमने पहले हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 है जिज्ञासा, वो पढ़ी है और हमने उसके पढ़ने का जो है आनंद लिया। अब आप विज्ञान के इस अनूठे संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यह केवल तथ्यों से भरी एक पाठ्यपुस्तक नहीं है, यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये हमारे के अंदर प्रेरणा भरती है कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें, समझें, उनसे प्रश्न पूछें, प्रयोग करें, खोज करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है। जो विज्ञान का संसार है उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। समाहित मैंने छिपा हुआ है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पास हो या दूर, या फिर हम किसी पत्ती के सूक्ष्म कोशिकाओं को देख रहे हों। जो जैसे पत्तियां हैं, हम उसकी सूक्ष्म कोशिकाओं को देख रहे होते हैं, या और हमारे आसपास के पदार्थ हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। तो इस तरह से, या सूर्य और तारों की गति को समझ रहे हों, सूर्य और तारों की गति, अपने घर के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हों या चर्चा कर रहे हों, भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है आदि। आप जैसे जैसे इस पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नए रोमांचक अनुभव मिलेंगे। वो कहता है इसमें जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें नई नई बातों का पता चलेगा, नए नए प्रयोगों का पता चलेगा, और सभी जो प्रयोग क्या है रोमांचक हैं, जो आपकी सोच को चुनौती देंगे। आप ज्ञान बढ़ाएंगे। पुस्तक को पढ़ने से क्या है, ज्ञान बढ़ेगा। आपको एक अन्वेषक बनने की दिशा में सब सहायता करेंगे। अन्वेषक मैंने खोज करता, भी आप खोज करने की इच्छा होगी आपको कि वस्तुएं संसार में कैसी हैं, किस तरह से बनती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं आदि, जिसे आप छोटी छोटी नई खोजें अपने आप कर सकेंगे। इससे पहले कि हम एक अपनी रोमांचकारी यात्रा आरंभ करें, आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। पुस्तक के पृष्ठों पर अंकों को देखिए। वे एक तितली की चंचल उड़ान और कागज के हवाई जहाज के उड़ने को दर्शाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है ये पुस्तक के पेज दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इसमें तितली की उड़ान और कागज के द्वारा जो ये जिज्ञासु बच्चे हैं ये कागज के जहाज बना करके जो है उड़ा रहे हैं। इस तरह से आगे है, जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है और एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जब जिज्ञासा और बढ़ती है तब सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। तो इसमें कहता है भी जैसे एक तितली है खुलकर उड़ती है और कागज हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जैसे हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, और तब क्या है, सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। जो हमारे मन के अंदर है, हमारे मन में सीखने की भावना बढ़ती है। इस तरह से क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज के एक हवाई जहाज जैसी साधारण वस्तु से मिली। वैज्ञानिकों को हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कागज जैसी हल्की वस्तु से, कागज के हवाई जहाज से मिली। सोचिए कि हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। हमारा उड़ान भरने का सपना जो है किस तरह से साकार हुआ। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंखों के अध्ययन से लेकर आधुनिक अभियंताओं द्वारा सरल परीक्षणों एवं प्रयोगों से विमान की अभिकल्पना हुई। इस कार्य के लिए क्या है भी, आरंभिक शोधकर्ता थे, उन्होंने पक्षी जो हैं उनके पंखों का अध्ययन किया। पक्षियों के पंखों से अध्ययन से लेकर के आधुनिक जो इंजीनियर हैं द्वारा, अभियंता वाले इंजीनियर द्वारा सरल परीक्षणों एवं प्रयोगों से, उनके द्वारा जो सरल परीक्षण किए गए, प्रयोग किए गए, उन्हीं के द्वारा जो विमान है, विमान की संरचना डिजाइन की गई, अभिकल्पना हुई। मतलब जो विमान है उसकी संरचना जो है अभिकल्पना का शब्द क्या है यहाँ पर, डिजाइन की गई। मतलब जैसे अतः आप जैसे ही प्रत्येक पृष्ठ की पलटें अपनी कल्पनाओं पर उड़ान भरें, जिससे आपको नए विचार मिलेंगे।
आपने खोज करें और आकाश को छू लें। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि विमान है, विमान की अभिकल्पना या संरचना कैसे होती है। जैसे यहाँ पर इसने बालिका ने यहाँ पर ये कागज़ का जो जहाज बनाया है, तो इस कागज़ के जहाज में क्या है, इसकी आकृति और विमान की आकृति जो है मिलती है। वो आगे से क्या होता है, चोंचदार होता है ऐसे, और पीछे से इसमें इसके यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से पक्षी हैं, पक्षी क्या होते हैं, जो आगे से क्या होते हैं, चोंच होती है उनकी, और बाद में पीछे क्या होता है, उनके पंख होते हैं, उसको फैला लेते हैं। इस तरह से जो पक्षियों की आकृति है और विमान की आकृति है, या फिर जो इस बालिका के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा जो एक कागज़ का जहाज बनाया गया है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो यहाँ से उन्होंने, वैज्ञानिकों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि कोई भी वस्तु है उसको उड़ने के लिए आगे से तो चोंच वाली होनी चाहिए, पीछे थोड़ी जो है जैसे पक्षियों का शरीर होता है इस तरह से होना चाहिए। इसको धारा रेखीय भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, धारा रेखीय शरीर होना चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, और इस चित्र में ये बच्चे हैं, ये तितलियाँ हैं। यहाँ पर तितलियों का आकार भी ऐसा ही होता है जैसे दिखाया गया यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विज्ञान एक प्रक्रिया है। विज्ञान क्या चीज़ है, एक प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्रक्रिया है। खोज करना केवल नए तथ्यों को ढूंढना एवं प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं होता। भाई विज्ञान क्या चीज़ है, एक प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब है अभी देखने की, खोजने की, सोचने की, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब उसमें क्या है, भी केवल नए तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं को जानना ही मात्र नहीं होता। अतः यह एक प्रकार की सोचने की विधि है। विज्ञान क्या चीज़ है, सोचने की विधि है, जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे इसमें और अज्ञात को जानने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान के द्वारा जो है अज्ञात को जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान एक प्रक्रिया है, सोचने की विधि है, और कुछ प्रश्नों को प्रोत्साहित करने की है, और अज्ञात को जानने की विधि है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी बन जाता है विज्ञान क्या चीज़ है। वैसे हमने 6ठी क्लास में विज्ञान की परिभाषा के विषय में पढ़ा था कि विज्ञान क्या चीज़ है। इससे अगला है, अब कक्षा 7 में हम और गूढ़ प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यह संसार कैसे चलता है, संसार जो कैसे चलता है, आसपास में जो घटनाएं होती हैं वे वैसे ही क्या होती हैं, क्यों होती हैं, प्रकृति में हमें जो प्रतिरूप दिखाया देता है उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यह सब करने के लिए हमें इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा, संभवतः कक्षा से भी बाहर निकलना होगा, और विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा। तो उसमें क्या कहता है, भी विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा और प्रयोगों के द्वारा हमें संसार का अनुभव करना होगा, तभी हमें विज्ञान का बारे में पता चलेगा कि विज्ञान क्या चीज़ है। हम आशा करते हैं कि आपके ये अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक होंगे, अपितु इस ग्रह पर हमारे स्थान को, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसे गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। तो ये जब हम पुस्तक से बाहर निकलेंगे, अपने क्लासरूम से बाहर निकलेंगे, तो हम अनुभव करेंगे कि ये हमारे जो अनुभव क्या हैं, रोचक और रोमांचक हैं। इस ग्रह पर हम हमारे स्थान को, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसे गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। हमें विश्वास है इससे आपको विज्ञान की एक निरंतर खोज करने की प्रक्रिया के रूप में देखने में सहायता मिलेगी। इस तरह से आगे, और अपने उत्तरदायित्वों को समझने में प्रयास को सहायता मिलेगी। एक युवा जिज्ञासु विज्ञानी के रूप में आप शीघ्र ही देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित हैं, कि जो मनुष्य की गतिविधियां हैं और प्रकृति में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, प्रक्रिया होती हैं, वो आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, और जिस समाज में हम रहते हैं उससे ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं। हमें आशा है कि आप ये भी सीख पाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करके एक उपयुक्त संसार बनाने में भूमिका निभाती है। तो इसमें विज्ञान की क्या भूमिका है, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करके एक उपयुक्त संसार बनाना। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है कि विज्ञान की क्या भूमिका है। हम क्या लिखेंगे, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करके एक उपयुक्त संसार बनाना। आइए अब पुनः इस पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तथा भूविज्ञान तक विज्ञान
के विभिन्न क्षेत्रों के विषयों में पढ़ेंगे। तो इसमें भौतिक विज्ञान है प्यारे बच्चों, यहाँ पर रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भू विज्ञान है, ये सभी क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। हम उनके क्षेत्रों के विषय में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमें ऐसा लग सकता है कि ये विभिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने कक्षा 6 में भी कहा था, ये सभी जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्राय अनेक क्षेत्रों में भी खोज को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें जो ये शाखाएं दिखाई गई हैं, भी भौतिक विज्ञान है, रसायनिक विज्ञान है, विज्ञान की, तो इनमें एक की जो है अध्ययन जो है दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या है? दूसरे से जुड़ा हुआ है। और किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्राय अन्य क्षेत्रों में भी खोज को जो है प्रोत्साहित करते हैं। कम से कम दूसरे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति तो देते ही हैं। अतः आइए इस वर्ष की अपनी पाठ्यपुस्तक की यात्रा शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों के गुणधर्मों को देखने से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आसपास के पदार्थों के गुणधर्मों को देखेंगे। हम अधिकांशतः उन वस्तुओं के विषय में जानेंगे जिनका हम अनुभव तो करते हैं, परंतु शायद ही उन पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। जब हम पर अपने विश्वविद्यालय के गणवेश वर्दी पर लगे हल्दी का दाग धोते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं कि जैसे कुछ फल है खट्टे क्यों होते हैं। दूसरा इसमें सवाल बताया गया, भी कोई वर्दी है हमारी जब पहनी हुई है और हमें हल्दी का दाग लग जाता है तो धोते हैं तो उसका क्या हो जाता है, इस तरह से आदि। यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है, फल दिखाए गए हैं और ये जिज्ञासु बच्चा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर जैसे माल्टा है, आंवला है, कच्चा आम है, टमाटर है, तो ये खट्टे क्यों होते हैं। इसके मन के अंदर विचार आता है भी ये फल जो है खट्टे क्यों हैं। दूसरा जैसे ये कमीज़ है, यहाँ पर जो है हल्दी का दाग लग जाता है, तब उसके साथ साबुन के साथ में धोया जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन आता है, ऐसा क्यों है। इसमें यहाँ पर इसके अंदर मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों है। हम इस पुस्तक के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे या प्राप्त करेंगे। इससे आगे है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विद्युत बैटरियों, तारों और बल्बों के साथ प्रयोग करते हुए पदार्थों के कुछ अन्य प्रकार के गुणधर्मों को जानने का प्रयोग करेंगे। क्या कहते हैं, बैटरी, तार, बल्ब और इनके प्रयोग करेंगे और उन गुणधर्मों को उनको जानेंगे, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इससे अगला है, बल्बों को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक में कि जो बल्ब है जब हम उनको प्रकाशित करते हैं हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस समय पदार्थों के उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। तो हम इनको वर्गीकरण के कर सकते हैं पदार्थों के गुणधर्मों के आधार पर, वहाँ से हमें सहायता मिलेगी। हम धातुओं के संसार में प्रवेश करेंगे। फिर हम क्या जाएंगे, धातुओं और अधातुओं के। पहले क्या है, बैटरियों, तारों, बल्बों में का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में धातुओं और धातुओं के बारे में हम अपने अनुभवों को जानते हैं कि टार्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाती है। अभी जो टार्च है उसमें जो बैटरी है अंततः समाप्त क्यों हो जाती है, पुनः में उपयोग में नहीं लाई जा सकती। आगे हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ जो है स्थायी होते हैं। आगे इसमें हम अध्ययन करेंगे परिवर्तनों के विषय में। किसके विषय में, परिवर्तनों के विषय में। उसमें क्या है, कुछ परिवर्तन तो स्थायी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है, जैसे ये मोमबत्ती है और ये जिज्ञासु बच्चे हैं और मोमबत्ती जो है इस तरह से दिखाई गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटरियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ क्या कहता है, भी बैटरियाँ जो समाप्त होती हैं। इस तरह से ये प्राकृतिक दृश्य भी यहाँ पर चित्र के अंदर दर्शाया गया है। हम देखते हैं बैटरियाँ जो समाप्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बर्फ पिघल कर जल बन जाती है, फल पक जाते हैं, चट्टानें टूटकर पदार्थों में परिवर्तित हो जाती हैं आदि। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन हैं। इनमें कुछ परिवर्तन या तो पदार्थों को गर्म करने पर होते हैं या गर्म करने पर तीव्र गति से होते हैं। इसमें जो दिखाया गया है, जैसे बर्फ है, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो जल बन जाएंगी। यदि और ज़्यादा गर्म करेंगे तो तीव्र परिवर्तन होगा, जल्द बन जाएगी और फल जो है पक जाते हैं आदि। इस तरह से इसके साथ हम देखेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार प्रभावित होती है। वस्तुओं में ऊष्मा जो है किस प्रकार प्रभावित होती है, चाहे वह गिलास में रखे एक बर्फ के टुकड़े का पिघलना हो या किसी ग्लेशियर का पिघलना। भाई जैसे मान ली गिलास है, गिलास में हम गर्म करेंगे तो गिलास पिघलेगा, या वैसे ही प्राकृतिक रूप से उसको वातावरण है उसको
आसपास के वातावरण ज़्यादा होता है, बर्फ़ का वातावरण कम होता है, तो ऊष्मा के कारण भी जो है बर्फ़ पिघल जाती है और ग्लेशियर पिघलते हैं। यह जल सर्वत्र व्यापक होता है। जल क्या होता है भी? सर्वत्र व्यापक है, यानी सब जगह पाया जाता है। जल क्या चीज़ है? सब जगह पाया जाता है। और सूर्य से आ रही गर्मी के कारण यह समुद्रों में वाष्पित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। सूर्य से जो गर्मी आ रही है ये समुद्रों से वाष्प हो जाता है और वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, भूमि में रिसता है। इस तरह यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जल के भंडार दिखाए गए हैं। सूर्य की गर्मी से ये वाष्प होते हैं और बादल बन जाते हैं, बादल बन के फिर वापस आ जाते हैं वर्षा के रूप में। इससे आगे है, ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते हैं, ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। विशेषतः विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों? जीवन के लिए मनुष्यों में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होते हैं। क्या ये कहता है? मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए हम श्वसन और भोजन की आवश्यकता होती है। आगे कहते हैं शरीर की वृद्धि के लिए हमें किसकी? भोजन की, श्वसन की और भोजन की। हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में, हमारी पुस्तक में जानेंगे। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में चले जाते हैं। भोजन से पोषक तत्व क्या है? रक्त के द्वारा पूरे शरीर में चले जाते हैं। और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं, परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधे भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता है? आगे हमारे मन के अंदर सवाल आता है कि हम भोजन करते हैं, क्या पौधे भी भोजन करते हैं? हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमारी इस पाठ्य पुस्तक में जानेंगे। वे अपने भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और क्या वे सांस लेते हैं? पौधे जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क्या पौधे भी सांस लेते हैं? वैसे इसका उत्तर क्या है? हाँ, पौधे सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? वो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। और पौधे जो है भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्या किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ हमारे इस ग्रह ने इस सुंदर सावधानी पूर्वक संतुलन करना सीख लिया है। अच्छा, समय क्या होता है? समय क्या होता है? दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बांधी घड़ी हमें समय बताती है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिया गया है दीवार घड़ी का, और यहाँ पर ये जो है पौधों का चित्र दिया गया है। और पौधे अभी हमने पढ़ा था कि भोजन किस तरह से अपना तैयार करते हैं आदि। आगे है, हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने की तैयारी करते हैं। सुबह हम क्या है? विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को क्या है? सोने की तैयारी करते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा कि हम समय को कैसे मापते हैं? हम समय को कैसे मापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती हैं? हम इन सभी बातों का उत्तर जो है इस पाठ्य पुस्तक में हम सीखेंगे। आगे, विद्युत से चलने वाली घड़ियों, डिजिटल घड़ियों के युग के बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बताते थे। अब आगे कहता है विद्युत से चलने वाली घड़ियां, डिजिटल घड़ियां के युग से पहले वो क्या था? शुरू में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली परछाई को देख करके ही जो है समय बताते थे। प्रकाश और परछाइयाँ केवल छाया, पुतली अथवा समय बताने के लिए उपयोग नहीं थी, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। प्रकाश क्या करता है? हमारी सहायता क्या करता है? देखने में सहायता करता है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक गतिविधियां भी विकसित कर ली हैं। क्या करें? अभी अनेक गतिविधियों को हमने विकसित किया है। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये बच्चे हैं और ये क्या है? दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो क्या है, अभी दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है, हम सूर्य के प्रकाश की सहायता से पुस्तक को पढ़ते हैं। हमने बहुत सारी विधियां विकसित कर ली हैं प्रकाश की, और उन विधियों की सहायता से हम रात को भी पुस्तक पढ़ सकते हैं।
आगे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें उस ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त हुई है जिसमें हम रहते हैं। प्रकाश और परछाइयाँ केवल घर में हमारे पास की वस्तुओं तक सीमित नहीं है, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयाँ बनती हैं, पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयाँ बनती हैं, जिससे ग्रहण जैसी रोमांचक परिघटनाएं होती हैं, दिन और रात बनते हैं। इसमें ये ग्रहण का जो है चित्र दिखाया गया है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें उसका कितना भाग दिखाई देता है, वो उस समय निर्भर करता है कि ग्रहण कितना लगता है। तो इसमें आंशिक ग्रहण दिखाया गया है यहाँ पर, ये इस तरह से दिन और रात होते हैं जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश से निर्धारित होते हैं। इन सभी को दिन और रात होते हैं, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से निर्धारित होते हैं। इन सभी को समझने के लिए हमने जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमें इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर किस तरह से लगाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, चंद्रमा किस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इन सभी बातों की जानकारी हम इस पाठ्य पुस्तक में प्राप्त करेंगे। इन सभी का प्रभाव ही हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इन सब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। इन सब से आपका सिर अवश्य चकरा गया होगा, फिर भी आप इस विषय में जानकारी विचार कीजिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उससे हम अचंभित नहीं हो सकते हैं। वो कहते हैं भी ये जरूरी, क्या ये बात जरूरी नहीं है भाई, बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है इस किताब के माध्यम से भी, आप जिस संसार के अंदर रहते हैं आपको उस संसार का के विषय में जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। ये जरूरी है या नहीं है, इस तरह से। इसके बाद में है, इसके बाद के अध्यायों में आप सामान्यतः अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और कुछ विषयों का गहनता से विचार भी करेंगे जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे, रोचक प्रयोग भी करेंगे और विषयों पर गहनता से विचार भी करेंगे और सावधानी से विचार करने की हमें आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है। आपने कक्षा 6 में या छोटी कक्षाओं में जो भी अध्ययन किया है, प्रत्येक अध्याय उस पर आधारित है और आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यवहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें जो प्रत्येक अध्याय है आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, प्रश्न पूछने के लिए, खोज करने के लिए, व्यवहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोच करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से पहली घटना की पुष्टि करके प्रतीत होते हैं वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं और इसके लिए अधिक प्रयोगों और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता होती है। इस तरह से यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, इसके विषय में हम बाद में अध्ययन करेंगे। आगे 1.1 आनंददायक अन्वेषण। क्रियाकलाप 1.1 उत्तरों के प्रश्न बनाइए। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्रश्न दिए गए हैं और आपसे उनके उत्तर की अपेक्षा रखी जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उल्ट देते हैं। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। जो अच्छे महान वैज्ञानिक होते हैं वो क्या है, प्रश्नों के उत्तर ही नहीं पूछते, प्रश्न ही नहीं पूछते, परंतु क्या है, अपितु वे प्रश्न भी पूछते हैं, उत्तर ही नहीं देते बल्कि क्या है, प्रश्न भी पूछते हैं। गत वर्ष हमने कहा था बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी एक आवश्यक है। जो विद्यार्थी है उसको एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए उसके मन के अंदर प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों का समाधान जरूरी है, उन प्रश्नों का आंसर जानना जरूरी है। इसलिए आपको जो है प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। नीचे दिए गए उत्तरों को देखिए। आपका कोई कार्य ऐसे प्रश्नों अथवा परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु, रचनात्मक एवं रोचक हो तथा आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सके। कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता, अतः हमारी कल्पनाओं की उड़ान भरने दीजिए। हमारे मन के अंदर जो प्रश्न आते हैं हमें उसका जवाब जो है, उत्तर जो है ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं है। अतः आपकी सहायता के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया। मान लीजिए आपका उत्तर था इसे ठीक आधा कर दो।
यह किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है? इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे कैसे सुनिश्चित करोगे कि हमें तरबूज का बराबर भाग प्राप्त हो, या मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकती, अथवा मैं इसे लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती। ये सभी परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आइए देखते हैं आप किस प्रकार के रचनात्मक प्रश्न पूछते हैं। इसमें है यहाँ पर जैसे है, बस थोड़ा दूध डालें। आप कहेंगे मैं कितना दूध डालूँ मैं, जो हमारा पात्र है उसमें दूध कितना डालना है, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। इस तरह से हम इसका प्रश्न बना सकते हैं कि बिल्ली के दांत कैसे थे, ठीक है ना, तो बिल्ली जो चूहे को क्यों नहीं पकड़ पाई, इस तरह से हम लिखेंगे बिल्ली के दांत टेढ़े थे। घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। तो हम जैसे हमारे मन के अंदर प्रश्न आएगा, दिमाग के अंदर प्रश्न आएगा कि हम सोचेंगे भाई जब हम नहा रहे होते हैं तो एकदम से हमें तौलिए की याद आती है। हम पूछते हैं भाई अब मैं क्या करूं, हमारे तो दूसरा साथी कहता है कि घबराओ मत, मेरे पास में तौलिया है। अब जैसे उत्तर है 42 है, 42 दिया गया यहाँ पर। अब कोई विद्यार्थी है जैसे पूछेगा भी ये कितना है, ये अंक जो है कितना है, अभी 24 है या कोई और है, तो उत्तर है इसका 42। कृपया अधिक रोचक प्रश्न पूछिए किंतु पूर्वानुमानित प्रश्न न पूछें। जैसे 32 + 10 कितना होता है, 42। तो अथवा जीवन ब्रह्मांड इत्यादि का क्या मर्म है। इस तरह से यह अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह अध्याय आपको समझ आया होगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।